Hello, dear students. So far we have discussed about production theory, law of variable proportion and return to scale, least cost combination, isoquant curve, cost, and now we will going to see various cost concepts. So सबसे पहले इसमें हम देखेंगे implicit and explicit cost. तो explicit cost जो basically ऐसी cost होती है, ठीक है, जो एक contractual nature में होती है, that is done by entrepreneur टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देखिए इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होंगे? रेंट होगा, वेजेस होगा, इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट्स होगा, यूटिलिटी एक्सपेंसेस होंगे, पेमेंट्स होंगे, रॉ मटेरियल्स होंगे, सारी चीज़ें जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहता है. एंटरप्रेन्योर अपने आप को इसमें एक्सक्लूड करता है. तो इसकी जो कॉस्ट इंकर्ड होती है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट. सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर इन द नेचर ऑफ contractual payments and are paid by entrepreneur to the factors of production in the form of rent, wages, interest and profit, utility expenses and payments for raw material etc. So basically इसमें 3-4 पॉइंट ध्यान में रखो. What is it? Contractual payment. ठीक है, contractual payment by an entrepreneur for the factors excluding himself. ठीक है. So this is forms your explicit cost. Okay, so a cost that is represented by lost opportunity in the use of company's own resources excluding cash. ठीक है. वह जो implicit cost होती है वो एक तरह की opportunity cost होती है. ठीक है, opportunity cost हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. ठीक है, हम एक जैसे 4,000 हमारे पास रिटर्न आ रहा था, फिर 5,000 रिटर्न आ रहा था. तो अगर हम 4,000 रिटर्न की इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाए तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आ रहा था? 1,000 रुपीज़. तो लास्ट लेक्चर में आप वापस देख सकते हो कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो द इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर फर्म कैन बी थॉट ऑफ एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेटेड टू अंडरटेकिंग अ सर्टेन प्रोजेक्ट और डिसीजन सच एज लॉस ऑफ इंटरेस्ट और इनकम और डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी यूज्ड फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स. ठीक है, बेसिकली डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि आपने कोई मशीनरी खरीदी, सपोज यू बाय अ मशीनरी, ओके, अब प्रिंटिंग मशीनरी. तो क्या शॉर्ट रन के लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा क्या आपकी जो मशीनरी है उसकी वैल्यू सेम रहेगी? क्या वो एफिशिएंटली आगे भी काम कर पाएगी? नहीं ना. तो उसकी जो एफिशिएंसी वो डिप्रिशिएट होने लग जाएगी, यानी कम होने लग जाएगी. राइट. सो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर अ फर्म कैन बी थॉट ऑफ एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, इसमें भी देखो 3-4 पॉइंट ध्यान में रखो कि इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट related to certain project. ठीक है, such as loss of interest of income. ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जैसे कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन इनकम, डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी में ये जो कॉस्ट इंक्लूड होती है उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट में. जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कॉस्ट और आउटपुट जो एक दूसरे से कोरिलेटेड रहते हैं. ठीक है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि अगर एक में डिफरेंस आ रहा है तो दूसरे में भी डिफरेंस आएगा. ठीक है, कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस डिसीजन. तो किसी भी तरह का आप बिजनेस डिसीजन इकोनॉमिक्स में लो तो कॉस्ट और आउटपुट एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं. ठीक है, इट थ्रोज लाइट ऑन कॉस्ट मिनिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आउटपुट. ठीक है, कॉस्ट और आउटपुट के बीच में अगर हमारे पास में सही रिलेशनशिप है तो हम ये बता सकते हैं कि कैसे हम अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करें और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, यानी कि ऑप्टिमाइज करें. सो वी कैन से इट थ्रोज लाइट ऑन कॉस्ट मिनिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आउटपुट, यानी कि कम से कम कॉस्ट में मेरा मैक्सिमम आउटपुट है और एफिशिएंट आउटपुट है. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख ही लिया था, ये रिपीट हुआ पॉइंट, सो डोंट कंसीडर दिस. ओके, लॉन्ग रन द रिलेशन. अब कॉस्ट फंक्शन किसको बोलते हो आप लोग, है ना? देखो बेसिकली कॉस्ट के बारे में जब भी हम बात कर रहे हैं तो उससे क्या रिलेटेड रहेगा? आउटपुट रिलेटेड रहेगा. तो जब भी हम कॉस्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन में क्या होता है? दो चीज़ें रिलेटेड रहती है ना. तो हम कह सकते हैं द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इज टेक्निकली डिस्क्राइब्ड एज कॉस्ट फंक्शन. कॉस्ट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम टेक्निकली या मैथमेटिकली कह सकते हैं कॉस्ट फंक्शन. तो कॉस्ट फंक्शन यूजुअली रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन
cost and rate of output alone, and we assume that all the other independent variables are kept constant. ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम कॉस्ट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं. ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको हमने कांस्टेंट मान के चले. सो मैथमेटिकली स्पीकिंग TC इज इक्वल टू F, where TC stands for total cost and Q stands for output produced. ओके, सो बेसिकली दो टाइप्स के कॉस्ट फंक्शन होते हैं. एक होता है शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, दूसरा होता है लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन. ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन क्या होता है कि ऐसे टाइम पीरियड में जहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी वेरिड, है ना, जो भी हमारे वेरिएबल फैक्टर्स है जैसे हमारी रॉ मटेरियल्स है. ओके, पिछले उसमें क्लासेस हमने देखा था ना, रॉ मटेरियल्स हो गया, जो ऑर्डिनरी लेबर हो गया, ये सब जो हमारे क्या है वेरिएबल फैक्टर्स है. ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स है वो इसमें वेरी होते हैं इस टाइम पीरियड में, लेकिन जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट है, जैसे कि प्लांट होगी, मशीनरी होगी. सो हम कह सकते हैं, इफ यू पुट इन वर्ड्स, शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम in which only the variable factors can be varied while fixed factors like plant, machinery, etc. remains constant. ओके, सो इस तरह का हम अगर हम एक टेबल बनाएं तो यहाँ पे हमने देखो आउटपुट लिख दिया, लेबर लिख दिया, लीस्ट कॉस्ट यूसेज ऑफ कैपिटल एंड लेबर, टोटल कॉस्ट एट ₹5 पर यूनिट के, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. सो एक हाइपोथेटिकल टेबल बना दिया ताकि हम चीज़ों को समझ सकें. ठीक है, लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, अगर हम अब निकालने लगे कॉस्ट आउटपुट रिलेशन ड्यूरिंग लॉन्ग रन कॉस्ट का. तो लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, हमें अपने बिजनेस के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा. ठीक है, तो और हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि कैसे हम आगे आने वाले प्रोडक्शन की चीज़ों को चेंज कर सके. ठीक है, सो लॉन्ग टर्म हमें ये फ़ायदा देता है. ठीक है, शॉर्ट टर्म में हम वो डिसीजंस नहीं ले सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स लगा के हम ये बता सकते हैं कि कैसे हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज करें. सो वी कैन से लॉन्ग पीरियड गिव्स सफिशिएंट टाइम टू बिजनेस मैनेजर टू चेंज इवन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल. ठीक है, लॉन्ग टर्म में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल. जितने भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के लिए वो सब वेरिएबल होंगे, चेंज होते रहेंगे. ठीक है, सो ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट एंड देयर इज नो फिक्स कॉस्ट. सो लॉन्ग टर्म में जब हम बात करते हैं कि कोई भी कॉस्ट जो हमारी है वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि देखो प्लांट को अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करो तो उसकी जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट होगी. ठीक है, उसकी एफिशिएंसी डिप्रिशिएट होगी, किसी भी मशीनरी की वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट होगी, कम होने लग जाएगी, उसकी एफिशिएंसी कम होने लग जाएगी, क्योंकि वियर एंड टियर होता है, रस्टिंग होता है ना. सो लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो वी कैन से ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर variable, all the costs are variable costs and there is no fixed cost. Okay, next point, the supply of goods can be adjusted to their demands because scale of production factors can be changed. Okay, हम सप्लाई को डिमांड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो बेसिकली जैसे डिमांड चेंज हो रही है उस हिसाब से हम अपना सप्लाई, लॉन्ग टर्म में हम बात करें तो हम सप्लाई को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने सारे फैक्टर्स को वेरिएबल करके चल रहा हूँ. जब भी मैं सारे फैक्टर्स को वेरिएबल करके चल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं सप्लाई के हिसाब से, सॉरी, डिमांड के हिसाब से अपनी सप्लाई डिसाइड कर सकता हूँ एज ए प्रोड्यूसर. यस, मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड कम हो गई तो मैं अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन का थोड़ी दूसरी स्ट्रेटेजी लगाऊंगा और जो दूसरा कुछ मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ वो प्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि मेरे पास में पूरी वो है, पावर है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को वेरिएबल मान के चला. तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है मेरे पास में एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन दोनों को मैं वेरी कर पा रहा हूँ. ओके, सो इन द लॉन्ग रन वी कैन स्टडी द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, सो सबसे पहले आएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. ठीक है, सो इन द ऑल लॉन्ग रन, ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं, इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल and the firm has a variety of choices to select the size of plants and the factors of production to be employed. ठीक है, सो लॉन्ग रन में हमारे जितने भी फैक्टर्स है वो वेरिएबल है. ठीक है, अब हम मेरे पास में इनफ चॉइस है कि मैं कैसा प्लांट चूज़ करूँ. ठीक है, कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करूँ, क्योंकि सारी चीज़ें वेरिएबल है, मेरे पास में पूरी
choice है. So in the long run all the factors of production are variable and the firm has a variety of choices to select the size of the plant and the factors of production to be employed. ठीक है. So various short run average cost curve represent various sizes of plants available to firm. ठीक है. जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि वेरियस ऑफ साइजेस ऑफ प्लांट के वेरियस साइजेस अवेलेबल जो है फर्म में वो रिप्रेजेंट करते हैं. सो वी कैन गेट द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ ऑल द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स. ठीक है. जब भी हमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व निकालना हो तो हम जितने भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उनको यूज़ करके हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व निकाल सकते हैं. सो द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट curve envelopes all the short run average cost curves in it. It is also called envelope curve or planning curve. So जो long run average cost है उसमें जितने भी short run average cost है उन सबको एक envelope के फॉर्म में लिखे जा सकता है. ठीक है. envelope किया जा सकता है तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि envelope curve और planning curve. ठीक है. देखो शॉर्ट टर्म में हमने देखा था कि कैसा होता है एवरेज कॉस्ट कर्व. तो वैसे ही लॉन्ग टर्म में इट इज़ अ वेरियस एनवेलप ऑफ वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट. ठीक है. जो कि ऐसा कुछ दिखता है. ठीक है. दिस इज अ ग्राफ बिटवीन एलएसी एंड आउटपुट. ठीक है. सो यू कैन सी इट इज अ एनवेलप ऑफ वेरियस शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है ना. SAC, SAC1, SAC2, SAC3 etc. ठीक है. सो द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो अ फ्लैट यू शेप्ड कर्व एज शोन इन द डायग्राम. अब ये फ्लैट यू शेप्ड है कर्व मेरा जैसे कि डायग्राम में लिखा हुआ है. ओके. द डायग्राम शोज लॉन्ग रन कॉस्ट अलोंग OY एक्सिस. ठीक है. ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है मेरी OY एक्सिस में एंड आउटपुट ऑन OX एक्सिस. आउटपुट जो है मेरा वो OX एक्सिस में रिप्रेजेंट हो रहा है. SAC, SAC1, SAC2, SAC3 एंड SA4 आर द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि दीज आर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट दैट आर एनवेलप टुगेदर. ठीक है. दैट फॉर्म्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. ओके. डिफरेंट साइज ऑफ प्लांट्स में दिखाया हुआ है. सो LAC हैज बीन ड्रॉन बाय कंबाइनिंग ऑल दोज पॉइंट ऑफ लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट. तो लीस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज OQ, OQ1, OQ2, OQ3 एंड OQ5 रिस्पेक्टिवली. ठीक है. OQ, OQ1, OQ2, OQ3, OQ5. ठीक है. बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है दिस. ओके. दिस फ्रॉम O to Q. So these are least per unit cost of production. ठीक है. अब आते हैं हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट में. सो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज एन एडिशन टू द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट. ओके. व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड. तो ठीक है. इसमें भी मार्जिनल का ही कॉन्सेप्ट आएगा कि मार्जिनल में क्या कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था कि जैसे ही हम एक कमोडिटी को ऐड करते हैं तो उस कमोडिटी के लिए एक्स्ट्रा मुझे कितना अमाउंट लगाना पड़ रहा है प्रोडक्शन के लिए, वो मेरी मार्जिनल कॉस्ट होती थी. तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट में भी क्या है, इज एन एडिशन ऑफ लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट. ठीक है. लॉन्ग रन में जो मेरी टोटल कॉस्ट लगी है उसमें जो एडिशन होगा जब मैं एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को प्रोड्यूस करूंगा. ओके. सो द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज एन एडिशन टू द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड. So it is calculated as short run marginal cost is calculated. जैसे short run marginal cost calculate होता है वैसे ही calculate होता है ये. Okay, so long run marginal cost curve is also a U-shaped curve, but fall and rise in the marginal cost curve is not sharp, but it is gradual. ठीक है. So basic difference is वैसे तो ये U-shaped curve ही है लेकिन जिसका जो fall है वो इतना sharp नहीं होता. fall और जो rise है okay marginal curve का वो इतना sharp नहीं होता. इट इज़ वेरी ग्रेजुअल. ठीक है. आप ये देख सकते हो यहाँ पे. सो द डायग्राम शोज LAC एंड LMC आर शोन ऑन OY एक्सिस. ठीक है. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. ओके. एंड आउटपुट इज शोन ऑन OX एक्सिस. OX एक्सिस पे मेरा आउटपुट दिया हुआ है. द शेप ऑफ LAC एंड LMC आर यू शेप्ड. ओके. The relation between LAC and LMC is same as between short run average cost and short run marginal cost. ठीक है.
सो बेसिकली लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट में सेम रिलेशनशिप होती है जैसे कि हमारी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में होती है. द LMC कर्व कट्स द LAC कर्व फ्रॉम इट्स मिनिमम पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट, कॉस्ट फंक्शन, अ मैथमेटिकल फॉर्मूला. ठीक है. सो कॉस्ट फंक्शन बेसिकली क्या है, मैंने हमेशा बताया आपको, कॉस्ट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप एक मैथमेटिकल वे में. सो यू कैन से अ मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज्ड टू प्रेडिक्ट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद अ सर्टेन एक्शन और अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट. ओके, कॉस्ट रिलेटेड विद आउटपुट. So a mathematical formula used to predict the cost associated with a certain action or a certain level of output is cost function. Businesses use cost function to forecast the expenses associated with production in order to determine what pricing strategies to use in order to achieve the desired profit margin. So तरह तरह के businesses में, व्यापार में हम लोग इसी cost function को इसलिए यूज़ करते हैं कि हम प्रेडिक्ट कर सके, फोरकास्ट कर सके कि आगे आने वाले टाइम में ओके कि हम क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी लगाएं कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको हम अचीव कर सकें. ठीक है. अ कॉस्ट फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज्ड टू चार्ट हाउ प्रोडक्शन एक्सपेंसेस विल चेंज एट डिफरेंट आउटपुट लेवल्स. सो कॉस्ट फंक्शन हमें क्या हेल्प करता है कि हमें ये चीज़ मापने में हेल्प करता है कि हम आगे आने वाले में कॉस्ट कैसे मेरी चेंज हो सकती है. ठीक है. मेरे प्रोडक्शन में कॉस्ट में कैसी वेरिएशंस आ सकते हैं वो मैं कॉस्ट फंक्शन के द्वारा पहले से पता लगा सकता हूँ. ठीक है. वो मापने में मुझे हेल्प मिलती है, कैसे मैं आगे जाके मुझे पैसों की ज़रूरत होगी या कितने पैसे की ज़रूरत होगी, कितना लेबर मुझे लगाना, लेबर में मुझे कितना कॉस्ट लगाना पड़ेगा, तो वो सब मैं कॉस्ट फंक्शन से निकाल सकता हूँ. सो इन अदर वर्ड्स इट एस्टिमेट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन given a specific quantity is produced. So the relationship between output and cost is expressed in terms of cost function. Okay, already discussed. So by incorporating prices of inputs into the production function, one obtains the cost function since cost function is derived from production function. ठीक है. So basically input, किसी आउटपुट को निकालने के लिए इनपुट तो लगेंगे, है ना. सो हम इनपुट्स को कंसिडर करेंगे. तो इनपुट्स into a production function, one obtains the cost function since cost function is derived from production function. However, the nature of cost function depends on the time horizon. ठीक है. सो बेसिकली कॉस्ट फंक्शन जो है टाइम पे डिपेंड करता है. इन माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी वी डील विद शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन टाइम. सो अ कॉस्ट फंक्शन मे बी रिटन एज CQ is equal to F ब्रैकेट QF PF, where CQ is the total production cost. CQ जो है मेरा वो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है. QF मेरा क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एम्प्लॉयड बाय द फर्म है and PF is prices of relevant inputs. This cost equation says that cost of production depends on prices of inputs and quantities of inputs used by the firm. So अब बेसिकली हम देखेंगे कि कॉस्ट फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है. तो सबसे पहले हम देखेंगे द स्टडी ऑफ बिजनेस बिहेवियर कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है. तो जितना भी मेरा बिजनेस बिहेवियर होता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस पे डिपेंड होता है. व्यापार कर रहे हो तो ये देखो कि आपका उत्पाद कितना हो रहा है, तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. द कन्वर्सेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सिंपल. बेसिकली मुझे ये देखना पड़ेगा कि इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है. ठीक है. मैं कितने इनपुट लगाऊंगा तो मेरा कैसे मैं इनपुट्स को लगाऊंगा कि मेरा मैक्सिमम आउटपुट आ सके, और उस आउटपुट का कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हम देख सकते हैं. सेकेंडली, इम्पोर्टेंस इज द प्रोडक्शन फंक्शन इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट for a supplier decision of firm. For any business decision, cost consideration play a great role. So basically आपने सोच लिया कि मुझे कुछ प्रोड्यूस करना है, किसी सर्विस कंपनी में कर लिया, लेकिन आपने कॉस्ट का ध्यान नहीं दिया तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी. तो डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है. सो द प्रोडक्शन फंक्शन इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट. सो प्रोडक्शन फंक्शन की आपने सोचा कि मुझे ये उत्पाद करना है, ये प्रोड्यूस करना है. ठीक है. सो ये सिर्फ एक स्टार्टिंग का डिसीजन है आपका. ठीक है. It is derived from production function which is employs. So cost consideration मुझे लेनी है. तो थर्ड पॉइंट में क्या है, cost function is a derived function. तो ये cost function जो है derived function है. It is derived from the production function which captures the technology of firm. ठीक है. cost function जो है मेरा वो derive हुआ है किससे, production function से. production function में हम क्या करते थे,
इनपुट्स लेते थे, उससे आउटपुट निकालते थे, ठीक है। सो इट कैप्चर्स द टेक्नोलॉजी ऑफ अ फर्म। द थियरी ऑफ कॉस्ट कंसर्न is of managerial economics. Cost analysis helps allocation of resources among various alternatives. ठीक है, अगर आपके पास में कॉस्ट का सही अनुमान है कि आपके पास में कैसे कॉस्ट एनालाइज आप सही से करोगे, तभी आप सही तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट कर पाओगे डिफरेंट इनपुट्स पे, ठीक है, जिससे कि आपका ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट आए। सो इनफैक्ट नॉलेज ऑफ कॉस्ट थियरी इज एसेंशियल फॉर मेकिंग डिसीजंस रिलेटिंग टू प्राइस एंड आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट, whether the production of a new product is wiser on one part of the firm greatly depends on the evaluation of costs associated with it and the possibility of earning revenue from it, ठीक है। सपोज आपने सोचा कि मुझे एक नया प्लांट, मेरे को इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे अब नया प्लांट शुरू करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, तो कॉस्ट एक तरीके से हमें बहुत हेल्प करेगी कि कैसे में अगर मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो क्या मेरे को रेवेन्यू है वो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो बराबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मुझे हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए कॉस्ट फंक्शन ज़रूरी होता है। देन डिसीजन ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एग्जांपल न्यू मशीन खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, आर मेड बाय कंपेयरिंग द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स यूज्ड। नेक्स्ट, द रेलेवेंस ऑफ कॉस्ट एनालिसिस इन डिसीजन मेकिंग इज यूजुअली कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड्स बाय इकोनॉमिक्स। सो दोनों टाइप के, शॉर्ट टर्म में भी कॉस्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म में भी कॉस्ट एनालिसिस एक तरह से बहुत हेल्प करता है। सो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बेसिस फॉर कॉस्ट फंक्शन इज प्रोडक्शन एंड द प्राइसेस ऑफ इनपुट दैट फर्म्स पेज, ठीक है। सो कॉस्ट फंक्शन का बेसिक क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन और जो प्राइस कंपनी पे करती है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। सो ऑन द अदर हैंड लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस यूज फॉर प्लानिंग एंड ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्लांट साइज। तो लॉन्ग रन किस लिए यूज होता है कि कैसे मैं प्लांट साइज को अपना चेंज करूँ न्यू प्रोडक्शन करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।